आजकल मनुष्य की उम्र बहुत ही कम हो गई है। पहले अगर देखा जाता था तो मनुष्य की जो उम्र होती थी वो 100 से ऊपर होती थी। 100, 102, 100, आई थिंक लोग बाग हाँ 100 से हाँ। ज्यादा ही जीते पहले थे। आजकल हाँ। कुंडली भी 120 साल की बनाते हैं, जबकि आयु बहुत कम हो गई हाँ। है। तो जैसे कि आजकल लोग बागों की उम्र तो कम हो गई है, लेकिन उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत कम उम्र में ही वो चाहते हैं कि अपने जीते जी वो जिंदगी में हर चीज हासिल कर ले। तो लेकिन जब वो पंडित के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो उसमें पंडित जी बता देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं कि आपकी कुंडली में तो गंडमूल है या फिर आप मांगलिक हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में काफी परेशानियां आती हैं और उनको काफी डरा भी दिया जाता है और इसी के चलते वो काफी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो क्या गंडमूल, क्या ये मांगलिक जो ये दोष है, ये मनुष्य के जीवन पर कुछ गहरा असर डालते हैं? क्या इनका कोई उपाय है? ये होते भी हैं या नहीं? नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज, और जिनसे आज हम जानेंगे कि गंडमूल क्या वाकई में होते हैं और अगर होते हैं तो इनका निवारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है संत जी आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ, नमस्कार मनीषा जी। एक गंडमूल होते हैं या नहीं होते हैं, और ये नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। बिल्कुल संत जी, आज हमारे दर्शकों को आप बिल्कुल विस्तार से बताइएगा कि इसको देखने के बाद उनके मन में जो भी प्रश्न है या फिर जो शंकाएं हैं या फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी बातों से उनका डिप्रेशन दूर हो जाए। तो आप बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। बताइए। जी 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 जी, अवश्य अवश्य। जी मनीषा जी, सभी दर्शकों को संत कमल किशोर आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़े का सादर नमस्कार स्वीकार करें। ये बात बिल्कुल सत्य है मनीषा जी कि आजकल हमेशा जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कुंडली देखता है तो वो कह देता है कि मूलों में पैदा हुए, गंड मूलों में पैदा हुए, और इसकी शांति करवाना बड़ा आवश्यक है। अरे शांति उसी की करवाएंगे ना जो हानिकारक होगा। कई बार मूल नक्षत्र में या मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति या गंड मूलों में पैदा हुए व्यक्ति हानिकारक नहीं होते। ग्रह उसके लिए, नक्षत्र उसके लिए हानिकारक नहीं होते। वहां से जो किरणें आ रही हैं वो हानिकारक नहीं होती। ज्योतिष का अर्थ ही होता है ईश की ज्योति, यानी परमात्मा की ज्योति, जिसमें हम भूतकाल, यहां तक कि पूर्व जन्म, वर्तमान काल और भविष्य को भी देख सकते हैं। उसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अंधकार में, यानी अगर अमावस की रात हो, घोर अंधेरा हो, अंधकार हो, तो हमारी आंखें होते हुए नहीं देख पाते। वैसे ही हम ईश की ज्योति, यानी ज्योतिष की पढ़ाई करके, ज्योतिष को जानकर, विद्या को जानकर, क्योंकि ये छठा वेद कहलाता है ना, बहुत कुछ आगे का बता सकते हैं। 27 नक्षत्र हैं कुल, उनमें 6 नक्षत्र जो हैं वो मूलों के हैं, और वो भी 2 तरह के हैं, है ना। बड़े मूल भी हैं और छोटे मूल भी हैं। अब बड़े मूल और छोटे मूल मिलाकर 6 नक्षत्र। 6 नक्षत्र कौन कौन से? रेवती, ये पहला नक्षत्र। दूसरा अश्विनी, तीसरा आश्लेषा, चौथा मघा, पांचवा ज्येष्ठा, और फिर मूल नक्षत्र तो है ही है। अब इन 6 में भी जब हम इनको देखते हैं तो कैसे देखेंगे? इनको 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, बड़ा मूल, छोटा मूल। मूल ज्येष्ठा व आश्लेषा बड़े मूल कहलाते हैं, और साथ ही साथ अश्विनी, रेवती और मघा ये छोटे मूल कहलाते हैं। और आप देखें तो इनके रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, जबकि अश्विनी, मघा और मूल के स्वामी केतु हैं। बड़े मूलों में जन्मे बच्चों का 27 दिन के भीतर भीतर, यानी चंद्रमा, जब चंद्रमा नक्षत्र में आ जाए तो शांति करवा लेनी चाहिए, ऐसा पराशर ऋषि का भी मत है। और जब तक, ये भी कहते हैं कि बच्चे का चेहरा उसके पिता को नहीं देखना चाहिए, यानी 27 दिन के बाद देखना चाहिए। लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल विषय है कि देखें चेहरा या ना देखें, क्योंकि भ्रांति बनी हुई है, तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानती। जबकि छोटे मूलों में जन्मे बच्चे की मूल शांति उस नक्षत्र स्वामी के दूसरे नक्षत्र में कराई जा सकती है, अर्थात
10वें या 19वें दिन में कराई जा सकती है। और यदि जातक के जन्म के समय चंद्रमा इन नक्षत्रों में स्थित हो तो मूल दोष होता है एवं इसकी शांति नितांत आवश्यक होती है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। जन्म समय में यदि ये नक्षत्र पड़े तो दोष है। दोष मानने का कारण यह है कि नक्षत्र चक्र और राशि चक्र, यानी नक्षत्र चक्र और राशि चक्र दोनों में संधि होती है। अब देखिए संधि क्या होती है। जिस तरह से प्रातः काल सुबह जब हम उठते हैं, है ना, उषा काल, उस समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक संधि होती है, सूर्योदय का उदय होना होता है। इसी तरह के शाम को यानी सायंकाल की एक संधि होती है जिसे गोधूली बेला भी कह देते हैं, है ना। तो गोधूली बेला मीन्स रात्रि का आगमन और सूर्य का गमन, ये चला जाना, ढल जाना, तो उसको भी एक गोधूली बेला कहते हैं। इसी तरह से यहां भी आपस में एक मेल होता है, संधि होती है। और अगर ये संधि हो तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि मूलों की शांति करवाई जाए। संधि का समय हमेशा ही विशेष होता है, ध्यान रखें, हमेशा विशेष होता है। इन समयों पर भगवान का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। वैसे तो हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये सारे नक्षत्र किसके बनाए हुए हैं, उस एक परमात्मा ईश्वर के बनाए हुए हैं। हमें हमेशा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और इन सब चीजों से, यानी जो सांसारिक चीजें हैं, इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए, तभी बात बनती है। सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर किसी चीज का पता चल जाए कि आगे रास्ता खराब है या गड्ढे हैं, गड्ढों वाला रास्ता, तो हम रास्ता बदल देते हैं। यह पता चल जाए कि आगे ब्लॉकेज है, यानी भीड़ भाड़ भरा एरिया है और वहां पर जाम लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए। बस वही सावधानी, वही यहां भी अपेक्षित है, वही हमें रखनी चाहिए। और इसीलिए संधि जितनी लाभदायक हो सकती है उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। और इसीलिए संधि का समय अधिकतर अशुभ माना जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए शुभ भी होता है। कैसे? जैसे क्रूर नक्षत्र या क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, है ना। तो क्रूर ग्रह जैसे मंगल है, शनि है, तो ये क्रूर है। अब गुंडे बदमाशों के भी तो कोई मित्र होते होंगे, शनि भी तो किसी का मित्र होता होगा। किसी के लिए शनि बहुत फेवरेबल होता है और किसी के लिए काल सर्प दोष बड़ा फेवरेबल होता है, उनको प्रधानमंत्री तक बना देता है, उच्च कोटि का व्यक्ति बना देता है। तो ऐसे ही कई ग्रह जो हम कहते हैं कि क्रूर हैं या नुकसान देने वाले हैं, हानि देने वाले हैं, लेकिन किसी ना किसी के वो मित्र भी होते हैं, ध्यान रहे। और ऐसे ही ग्रहों में हमें मूल नक्षत्रों को भी देखना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का फल अगर हम देखें तो प्रथम पद में, यानी एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में ये पिता के लिए कष्टकारी होता है, पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता के जीवन के लिए भी हो सकता है, आर्थिक हानि भी दे सकता है। तो पहला चरण अश्विनी नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है। द्वितीय पद में आराम तथा सुख के लिए उत्तम। सिद्ध हो गया कि कई बार मूलों में पैदा हुआ बच्चा पिता के लिए, माता के लिए, स्वयं के लिए लाभकारी और बहुत अच्छा होता है, हानि वाला नहीं होता है। द्वितीय पद में यानी आराम और सुख के लिए उत्तम। अब तृतीय पद में उच्च पद, यानी वो स्वयं उच्च पद को प्राप्त करेगा। हो सकता है राजनेता बन जाए, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, ऑफिसर बन जाए, उच्च पद पर चला जाए। तो ये तृतीय पद में अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का फल हम आपको बता रहे हैं। और चतुर्थ पद में चला जाए तो राज सम्मान प्राप्त करता है, राजाओं से सम्मान प्राप्त करता है। वो व्यापारिक हैसियत भी हो सकती है उसकी, और राजनीतिक हैसियत भी हो सकती है, मंत्री भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं आश्लेषा नक्षत्र की ओर। आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का फल क्या होता है? पहले चरण में यदि शांति करा दी जाए तो अति शुभ, अति शुभ। द्वितीय पद में संपत्ति के लिए शुभ, संपत्ति के लिए अशुभ। आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का फल
यानी अगर प्रथम पद में शांति करा दी जाए, प्रथम पद में बच्चा पैदा हुआ और हमने शांति करा दी उस मूल की, तो बहुत ही शुभ हो जाता है, बहुत ही शुभ हो जाता है। और द्वितीय पद में संपत्ति के लिए अशुभ, बनी बनाई संपत्ति खत्म हो सकती है, या नौकरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। द्वितीय चरण में अशुभ फल प्रदान करता है आश्लेषा के द्वितीय चरण में चंद्रमा। तृतीय पद में माता को हानि, यानी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कुछ भी बीमारी आ सकती है, बड़ी बीमारी आ सकती है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसका भी है। और चतुर्थ पद में पिता को हानि, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यापार में घाटा पड़ सकता है, नौकरी छूट सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए यहां पर मूलों की शांति आवश्यक है। अब हम चलते हैं मघा नक्षत्र में चंद्रमा का फल। प्रथम पद में माता को हानि, यानी माता के लिए कष्टकारी है। द्वितीय पद में चले तो पिता के लिए क्या हानि है, पिता के लिए नुकसानदेह है। तृतीय पद में चले तो अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, माता पिता के लिए भी अति उत्तम। तृतीय चरण में पैदा हुआ मघा नक्षत्र में चंद्रमा का फल अति उत्तम, कहां से कहां ले जाता है, यानी कहते हैं फर्श से उठा के अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक उठा देता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, तभी भाग्य साथ देता है, और इसलिए मूलों की शांति यहां बड़ी आवश्यक है। और चतुर्थ पद में संपत्ति व शिक्षा के लिए अति उत्तम, संपत्ति और शिक्षा के लिए अति उत्तम। इस तरह से और भी बाकी के ग्रहों में उनके फल हैं, कहीं लाभ वाले हैं तो कहीं हानि वाले हैं। ये किसी अच्छे ज्योतिषी से बात करके उसे दिखा लेना चाहिए कि मूलों में पैदा हुआ है, खंड मूलों में पैदा हुआ है, कौन से चरण में पैदा हुआ है, तो उसी के हिसाब से लाभ और हानि को देखते हुए उन मूलों की शांति करवा लेनी चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य सुधर जाए, भविष्य में कहीं कोई टकराव ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब पता चल जाए कि इधर सड़क खराब है या सड़क पे जाम लगा हुआ है, तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। वैसा ही ये उपाय हैं। अब आप देखें कि आप सर पे कोई पत्थर आके गिरे, है ना, और वो 5 किलो का पत्थर गिरे आके सर पे, तो सर फोड़ देगा। और अगर 5 किलो की रुई आके गिरे, भार तो वही है ना, 5 किलो का ही भार है, सर पे आके गिरे तो कम से कम सर तो नहीं फटेगा, भार तो वही 5 किलो का ही आके गिरा ना। तो उपाय बस यही करते हैं। ज्योतिषी सिर्फ उपाय बता सकता है आपको, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, लोगों के प्रति दया का भाव रखें, परोपकार का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, और देखें कि आपके ये ग्रह आपकी फेवर में चले जाते हैं, आपको सपोर्ट करने लगते हैं, और उनसे आने वाली किरणें भी आपको मदद करती हैं, आपका लाभ होता है आपको। बस फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, आपके साथ ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।